गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट रन पे हम लोगों ने लास्ट यूनिट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा, समझा और उसके साथ साथ डिफरेंट वेक्टर ऑपरेशंस, डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म किए जा सकते थे, वेक्टर कैलकुलस को प्रॉपर्ली स्टडी किया इन तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इस यूनिट में हम लोग उनका अप्लीकेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट से, और इसे पढ़ते हुए हम लोग मैक्सवेल के थ्रू दिए हुए जो 4 लॉज हैं उन्हें भी डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले आता है कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैट में अगर कोई भी 2 चार्जेज आपको किसी भी 2 पॉइंट पर दिए हुए हैं, एक अगर हमने माना कि यहाँ पर चार्ज एक Q1 दिया हुआ है और एक दूसरे लोकेशन पर चार्ज अगर Q2 दिया हुआ है, तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। मतलब जो भी फोर्स होगा वो इसी लाइन पर होगा जो कि इन्हें जोड़ रही है। ठीक, और क्या होगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? दैट फोर्स विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो जब इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम एक साथ इनकैप्सुलेट करेंगे तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर इसमें हम बीच में एक कांस्टेंट k को ऐड करेंगे, बिकॉज दिस कांस्टेंट k अगर हम लोग यहाँ पर हटा रहे हैं तो ये कांस्टेंट k यहाँ पर आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट k की वैल्यू होती है वो 1/4πε0 होती है। इट्स वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड फॉर 1 चार्ज एंड यूनिट, एंड एक हम लोग यहाँ पर चार्ज, एक कूलम का चार्ज रख के 1 मीटर की दूरी पर जो भी फोर्स आएगा दैट विल गिव इट्स वैल्यू, तो वो आएगा 9 × 10⁹ मीटर पर फैराड। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, नॉट रिलेटिव परमिटिविटी, और परमिटिविटी ऑफ द एयर। ठीक, तो अगर यहाँ पर के यहाँ पर अगर एयर है तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से डिफाइन हो रही है, 1/4πε डिफाइन हो रही हैं। ठीक है ना, एंड दैट एप्सिलॉन कैन बी गिवन एज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होगा दैट विल बी परमिटिविटी ऑफ द एयर, एंड एप्सिलॉन आर विल बी रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो इस तरीके से फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस आप निकाल सकते हो। जो डायरेक्शन होगी, जो F12 लिख रहे हैं, दैट इज फोर्स ऑन 1 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 मीन्स आप इसे लिख सकते हो EC मीन्स पहला जो होगा दैट विल बी इफेक्ट किस पे पड़ रहा है और उसका कॉज कौन है। तो फर्स्ट पे फोर्स पड़ रहा है किसके नाते? सेकंड के नाते। सो नाउ दिस फोर्स विल बी कॉल्ड F12। अगर सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अपोज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर बताइए क्या आएगा? दिस विल बी F21 मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो ये आ जाएगा F12 और F21। ठीक, तो जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? दैट विल बी डायरेक्शन कैन बी शोन बाय ए यूनिट वेक्टर AR12। ठीक है, AR12। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस AR12 और हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस डायरेक्शन? ओके, तो डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? जो भी पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज वेक्टर R2, दैट इज फाइनल पोजीशन, माइनस R1 मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल आप कर दोगे तो ये किसको बताएगा? दैट विल गिव R12 ओके, दैट विल गिव R12। तो ये हो जाएगा आपका R12। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर AR12 निकालना चाहते हैं, ठीक, और इसका अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? आप
R2 माइनस R1, ठीक है। और इसका जो डिवाइड होगा आप इसके मॉड से आप इसे डिवाइड कर देंगे, मीन्स R2 माइनस R1 जो भी वेक्टर में होगा आप इसे डिवाइड कर दोगे। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस निकालने का तरीका था वो भी यही था कि R2 माइनस R1 कर देते, और अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये जो R की वैल्यू आएगी, जो कैपिटल R की वैल्यू है, कैपिटल R की वैल्यू ऑलरेडी मॉड ऑफ R2 माइनस R1 है, ठीक है। मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से जब R2 माइनस R1 आ जाएगा तो इस तरीके से नीचे होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो Q1 Q2 R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 का होल क्यूब। तो इस तरीके से आ जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक से ज़्यादा चार्जेस के नाते अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि भाई ये मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, ठीक है ना, और यहाँ पर अगर आपका चार्ज Q1 दिया हुआ है, यहाँ पर चार्ज Q2 दिया हुआ है, यहाँ पर चार्ज Q3 दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा, और यहाँ पर अगर हम चार्ज मान रहे हैं Q है, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा नेट फोर्स, तो नेट फोर्स निकालने का तरीका ये होगा कि इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर R1 दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर R2 दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर R3 दिया हुआ है। तो दैट विल बी Q इंटू Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वाले के नाते R माइनस R1 का होल क्यूब R माइनस R1, ठीक है। इस तरीके से देखिए R माइनस R1 का होल क्यूब, ठीक, R माइनस R1 का होल क्यूब और R माइनस R1, ऐसे ही R माइनस R2 का डिवाइड बाई R माइनस R2 का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो अगर ढेर सारे चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं तो आप नेट फोर्स निकालने के लिए F इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ 1 to n Q के R ऑफ R माइनस R के डिवाइड बाई R माइनस R के होल क्यूब, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वो पहले रहेगा और जिस पॉइंट के नाते निकाल रहे हैं वो बाद में रहेगा। मीन्स यहाँ पर अगर आप R माइनस R, जैसे R1 कर रहे हैं तो R माइनस R1 के नाते, R पर निकाल रहे हैं R1 के नाते तो R माइनस R1, R पर निकाल रहे हैं R2 के नाते तो R माइनस R2, R पर निकाल रहे हैं R3 के नाते तो R माइनस R3। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो फोर्सेज हैं यहाँ पर हम लोग चार्ज Q रख के निकाल रहे हैं, अगर हम लोग वहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रख दें तो एक तरीके से जो फोर्स आएगा वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल गिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो भी फोर्स लग रहा है उसे डिवाइडेड बाई Q कर दिया है, वेयर Q लिमिट टेंड्स टू 0। मीन्स सिंपली निकालने का तरीका यह है कि आप फोर्स निकाल लीजिए और उसमें जो भी चार्ज है, जो पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज रख रहे हैं आप उसे डिवाइड कर दीजिए, या फिर 1 कूलम का चार्ज रख करके आप फोर्स निकाल लीजिए, दैट विल गिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो सिमिलरली उसी तरीके से यानी कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर AR कैप, अगर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिया हुआ है तो आप इस तरीके से AR कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, जिस पोजीशन पे निकालना है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर जिस पॉइंट पर निकालना है माइनस जिस पॉइंट के नाते निकालना है R डैश या R के, ठीक है, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R माइनस R डैश का होल क्यूब, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। और अगर ढेर सारे पॉइंट्स हैं तो उसी तरीके से R1 Q1, फिर R2 Q2, R3 R4 R3 Q3 करके और फिर ऐसे ही Rn Qn करके, इस तरीके से अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो E विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ K इक्वल्स टू 1 to n Q K R माइनस R K 1 फिर R माइनस R K का होल क्यूब। इस तरीके से आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं। एक पॉइंट चार्ज है आपको Q1 दिया हुआ है एंड Q1 इज़ ऑफ 5
नैनो कूलाम का यहाँ पर Q1 दिया हुआ है, ठीक है। और Q2 जो है वो आपको दिया हुआ है, Q2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है -2 नैनो कूलाम का आपको Q2 दिया हुआ है, ठीक है। वहीं R1 जो वेक्टर आपको दिया हुआ है, दैट R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ AX कैप प्लस 0 ऑफ AY कैप प्लस 4 ऑफ AZ कैप, ओके। वहीं R2 जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके जरिए दिया रहेगा, दैट विल बी -3 ऑफ AX कैप प्लस ऑफ 0 ऑफ AY कैप प्लस ऑफ 5 ऑफ AZ कैप, ओके। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालनी है। 1 नैनो कूलम का चार्ज रख दीजिए, या फिर आप सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर जो R दिया हुआ है, दैट R इज इक्वल्स टू AX कैप -3 AY कैप प्लस ऑफ 7 AZ कैप, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकलेगी E विल बी इक्वल्स टू K समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई R माइनस R1 का होल क्यूब, R माइनस R1, ठीक है। और समेशन वाला साइन हटा देते हैं, फिर प्लस Q2 R माइनस R2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R माइनस R2 का होल क्यूब। So now this will become K into how much it will become 5 नैनो वाला बाहर कर लेंगे, 5 इंटू R माइनस R1, तो R माइनस R1 मीन्स 1 माइनस 2, सो 1 माइनस 2 विल बिकम -1 माइनस ऑफ 1 AX कैप, ठीक। फिर 3 माइनस -3 माइनस 0, सो दिस विल बिकम -3 ऑफ AY कैप and 7 minus 4, so this will become +3 of AZ cap divided by 1 plus 9 plus 9 whole to the power of 3 by 2, because now we have to take under root of x square plus y square plus z square, so now we can calculate it. Similarly यहाँ पर जो चार्ज है वो -2 इंटू R माइनस R2, so R माइनस R2 मीन्स 1 minus 3, so this will become minus of 4AX cap, फिर -3 AY cap, फिर 7 minus 5 2 of AZ cap and divided by now this will become 16 plus 9 plus 4 whole to the power of 3 by 2, okay. So this is electric field, this net electric field. आप यहाँ पर K की वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटू 10 पावर ऑफ नैनो है तो 10 पावर ऑफ -9 पुट कर दीजिए, और K की वैल्यू जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है, K इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 पावर ऑफ 9, ये आप पुट कर दीजिए, ठीक है। और जो भी आपके कैलकुलेशन है इसे सिंप्लीफाई करेंगे
अगर आप के की वैल्यू को यहाँ पर हटा रहे हो तो 9 इंटू 10⁻9 यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ठीक है, 9 इंटू 10⁻9। अब जो आपका जो भी कैलकुलेशन है इसे आप सिंप्लीफाई करके अंडर रूट ऑफ 19 और उस तरीके से क्यूब करते हुए 19 अंडर रूट 19 और फिर इस तरीके से क्यूब करते हुए जब आप कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी आपका आंसर है वो वोल्ट पर मीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कैलकुलेट करनी है वो डिफरेंट चार्जेस के नाते कैलकुलेट करनी है। तो डिफरेंट चार्जेस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे पॉइंट चार्ज होगा, अगर वो एक पूरा का पूरा चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है तो दैट विल बी कॉल्ड पॉइंट चार्ज। अगर वो किसी लाइन पर, यूनिफॉर्म लाइन पर अगर वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया गया है तो दैट विल बी कॉल्ड लाइन चार्ज। लाइन चार्ज में क्या होगा कि मान लीजिए रो एल इंटू डी एल, तो दैट विल गिव डी क्यू, मीन्स एक लेंथ जो होगा उससे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर क्यू विल बी इंटीग्रेशन ऑफ रोयल डी एल। तो इस तरीके से ओवरऑल चार्ज यहाँ पर बता देगा। उसी तरीके से सरफेस यहाँ पर जो रोयल की वैल्यू होगी, रोयल का जो यूनिट होगा दैट विल बी कूलाम पर मीटर। वहीं यहाँ पर जो रोयस होगा उसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो कूलाम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम चार्ज की। तो ये आपकी लाइन चार्ज है। उसके बाद उसी तरीके से अगर आप सरफेस चार्ज को स्टडी करते हो तो रोयस डी एस हो जाएगा, ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप वॉल्यूम चार्ज को स्टडी करते हो तो रो वी डी वी हो जाएगा। और इंटीग्रेशन आप एस के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, सरफेस के रिस्पेक्ट में कर लीजिए या वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको 4 तरीके के चार्जेज हैं, जैसे कि पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आप निकाल सकते हो इस। तो अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर लाइन चार्ज के केस में क्यू की जगह रोयल डी एल रखाएगा और इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। वैसे ही सरफेस चार्ज के केस में रो एस टी एस रखाएगा और इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। और अगर आप वॉल्यूम चार्ज की स्टडी कर रहे हो तो रो वी डी वी लगेगा और इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, ठीक। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक तरीके से डी से रिप्रेजेंट की जाती है और इसका कैलकुलेशन जो होता है दैट विल बी गिवन बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, मींस it will be showing net flux per unit area, net flux flow, net electric flux कितना फ्लो कर रहा है, net flux flow पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ फाई कैन बी, सो अगर यहाँ पर नेट फ्लक्स फाई है तो फाई कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस। तो इस तरीके से नेट फ्लक्स डेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आप निकाल सकते हो। और डी का जो रिलेशन इससे ई के साथ होता है, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग गॉसेस लॉ पे आते हैं, व्हाट इज गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इट। मीन्स जो नेट फ्लक्स होगा, जो फाई नेट फ्लक्स है दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड। तो नेट फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस से निकाल देते हैं। कोई भी नेट वॉल्यूम है तो अगर हम इसे क्लोज वॉल्यूम में अगर हम नेट डॉट डी एस निकाल ले रहे हैं तो एक तरीके से ये आपको दे देगा। अच्छा, अगर ये ओवरऑल चार्ज इंक्लूडेड हो गया और अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डी वी भी तो लिख सकते हो। रो वी डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये जो रो वी डी वी है, ठीक है, और अगर आप इसे वॉल्यूम, अगर ये सरफेस इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे लिख सकते हैं? सरफेस इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी डी वी से लिख सकते हैं। मीन्स दिस कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें तो डेल डॉट डी कैन बी रिटन एज रो वी। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि डेल डॉट डी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट डाउन इट एज रो वी, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड है दैट इज इक्वल्स टू नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स को आप फ्लक्स डेंसिटीज़ का आप डी एस से मल्टीप्लाई किया और फिर अगर हम लोगों ने यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम लगा दिया, ठीक है, सॉरी डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दिया। तो डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है? डाइवर्जेंस थ्योरम में सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल एक दूसरे के एक साथ लिखे जा सकते हैं। जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है,
ठीक। तो इस तरीके से जब हम कंपेयर कर रहे हैं और हमें पता है कि ये रो वी डी वी के बराबर है, तो यहाँ पर हमें डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, रो वी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो डेरिवेशन हुआ, एक तरीके से ये मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। अगर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर हमें लगाना होगा तो जो नेट फ्लक्स, अगर हमें नेट जो चार्ज होगा इसके अंदर का, दैट विल बी इक्वल्स टू +5 नैनो कूलाम, +5 नैनो कूलाम, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 5 + 5 नैनो कूलाम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, ठीक। वहीं अगर आप इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में लगाना चाहते हो तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, नेट अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो जीरो विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, मतलब इसके अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड जो है वो इसके अंदर तो 5 नैनो कूलाम है बिकॉज 10 और 5 - 5, और यहाँ पर जो है वो 0 है बिकॉज यहाँ पर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, ठीक। गॉसेस लॉ का हम लोग अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो गॉसेस लॉ में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्जेस के नाते जनरेट होती है वो कैसी होती है, वो एक तरीके से यूनिफॉर्म होती है, ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज के नाते जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसी होगी, वो एक तरीके से रेडियली आउटवर्ड जाएगी, उस पर एक तरीके से सन के तरह से बाहर आती हुई दिखेगी। सो इट विल बी लाइक सन, अ सन इज़ रेडिएटिंग, तो इस तरीके से काम करती हुई दिखेगी। तो इसके चारों तरफ हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, और गॉसियन सरफेस कैसा होगा, दैट विल बी ए स्फेयर, ठीक है ना, स्फेयर ऑफ रेडियस आर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। तो स्फेयर ऑफ रेडियस आर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लिया हमने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी दी हुई है, ओके नेट, और अगर ये पूरा का पूरा स्फेयर है, तो इस चार्ज इनक्लोज्ड, बताइए इस पर्टिकुलर स्फेयर में क्या होगा, तो चार्ज इनक्लोज्ड होगा Q, एंड दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, ओके। तो डी डॉट डी एस बताइए आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है कि चूँकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डी डॉट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आप या तो कह सकते हो कि पूरे के पूरे स्फेयर का जो होगा वो रेडियस जो होगा वो एक तरीके से ये जो है रेडियली आउटवर्ड होगा। तो रेडियली आउटवर्ड कौन सी होगी, ए आर कैप वाली डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड जाएगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ए आर होता है, ए फाई होता है, एंड ए थीटा होता है। ए आर, ए थीटा, ए फाई होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ए आर में निकालना चाहते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर डी थीटा आ जाएगा, और फिर आर साइन थीटा डी फाई आ जाएगा, ठीक। तो आर डी थीटा एक आ जाएगा और एक आर साइन थीटा डी फाई आ जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर ऑफ साइन थीटा डी थीटा डी फाई आ जाएगा। अच्छा, डी थीटा और डी फाई की वैल्यू बताइए कितनी कितनी वेरी करेगी। थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 to पाई, और फाई की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 to 2 पाई, ठीक है। इस तरीके से जो ओवरऑल चीज़ें आएंगी वो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो साइन का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट माइनस कॉस थीटा, एंड लिमिट बताइए क्या होगी 0 to पाई। वहीं फाई का कोई वैल्यू नहीं है, फाई का वैल्यू अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर फाई हो जाएगा। लिमिट क्या आएगी 0 to 2 पाई आएगी, और यहाँ पर आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कॉस पाई की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, कॉस पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस माइनस फिर +1 हो गया, ठीक है, इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ओवरऑल आएगा वो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ए आर कैप, तो यहाँ पर डी जो है वो किस डायरेक्शन में हमने पहले से जूम किया हुआ था, डी हमने पहले से जूम किया हुआ ए आर वाली डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर आपने डी को पहले से ए आर वाली डायरेक्शन में जूम कर रखा है तो यहाँ पर जो कुछ भी सरफेस इंटीग्रल के नाते जो कुछ भी आ रहा है वो एक तरीके से आपका आ रहा है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई ए आर कैप, ठीक है। और जो थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 to पाई वेरी कर रही है, और फाई की जो वैल्यू वेरी कर रही है, फाई इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई वेरी कर रही है।
इस तरीके से जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आ रही है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्यू, तो डी विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एंड डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई होता है। तो एप्सिलॉन नॉट ई या फिर एप्सिलॉन ई से आप डी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नाउ दिस क्यू विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो देखिए इस तरीके से भी यहाँ पर भी डेरिवेशन में कुछ इसी तरीके से दिखाया है और इसको मैंने करके भी आपको दिखा दिया। सो डी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से ई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज सेम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। जैसे कि सन से कोई भी सोर्स से सारा का सारा चीज़ें बाहर की तरफ निकलता रहता है, जो तरीके से सोर्स से चारों डायरेक्शनल में ओमनी डायरेक्शनली ये बाहर की तरफ निकलेगा, उस तरीके से यहाँ पर ए आर कैप आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनफाइनाइट चार्ज और फिर इनफाइनाइट शीट और सिलेंडर के स्फीयर के नाते कैलकुलेट करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस तरीके से होती है। थैंक यू।